नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ बिफोर यू। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं आगामी सीपीसीटी परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज चालू करूंगा और उसमें मैं महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चंस को शामिल करूंगा। तो उसी क्रम में मैंने आज ये टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें मैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हुए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले सीपीसीटी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक्स पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना है। मैंने न केवल यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर बताया है बल्कि उनको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आपका वो टॉपिक ही तैयार हो जाए और आगे कभी भी अगर उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको आप आसानी से क्रैक कर सकें। तो अभी हम लोग अपने वीडियो पर कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जिससे मुझे और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे एक प्रोत्साहन मिले आपके द्वारा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडोज 11 का कौन सा फीचर डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कुछ तय समय के बाद अपने आप बदलने देता है? यानी कि थोड़े थोड़े टाइम बाद डेस्कटॉप का बैकग्राउंड इमेज अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और आपको इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। स्लाइड शो पहला ऑप्शन है आपका, गैजेट्स, एरो थीम्स और जंप लिस्ट। तो देखो इसका आंसर होने वाला है स्लाइड शो। इसका सही आंसर है स्लाइड शो। सेकंड क्वेश्चन, मेमोरी डिवाइस का हर सेल बाइनरी नंबर के रूप में बिट की जानकारी स्टोर करने में सक्षम होता है। बिट शब्द का यहाँ पर क्या मीनिंग है, यानी कि आपको बिट का मीनिंग बताना है। बिट क्या होता है आपका? तो एक बाइनरी डिजिट्स है, बाइनरी डिवाइजर है, बिडेशनल डिजिट है या बिडेशनल डिवाइजर है। तो आपका बाइनरी डिजिट यानी कि बाइनरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। यानी कि जैसे बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में या तो 0 आता है या 1 आता है। तो ये बाइनरी के जो 0 और 1 जो नंबर्स हैं इन्हीं को बिट कहा जाता है। क्या कहलाते हैं? ये आपके बिट कहलाते हैं, 0 और 1। इनसे ही मिलके फिर बिट से मिलकर के निबल बनता है आपका। निबल 4 बिट के बराबर होता है और फिर उससे बड़ा आपका वाइट होता है। वाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट्स का एक बाइट रहता है। तो इस तरीके से आगे कंटिन्यू होता जाता है आपका। फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ऐसे आपका जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट आपका जो है बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक इज विच जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि यूनिवैक जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है? किस पीढ़ी में यूनिवैक कंप्यूटर का उपयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में एंड फोर्थ जनरेशन में। तो ये देखो कंप्यूटर हिस्ट्री से क्वेश्चन है और इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन में यूनिवैक कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। यहाँ पर पहली जनरेशन के कुछ और कंप्यूटर्स के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे एनियाक था आपका। ये पहली जनरेशन का पहला कंप्यूटर था। अगर ये कभी पूछा भी जाता है आपको तो पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक था। फिर एडवैक आया, एडसैक, यूनिवैक फर्स्ट, IBM 701। पहली जनरेशन की विशेषता क्या थी? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। ये आपको इंपोर्टेंट है, कई बार इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। साइज में काफ़ी बड़े होते थे, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते थे और मशीनी प्रोग्रामिंग भाषा का, मशीनी लैंग्वेज का उपयोग इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में होता था। तो ये पहली जनरेशन का पहला कंप्यूटर था आपका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, ये यूनिवैक कंप्यूटर का देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको काफ़ी डिटेल में इस पर बताऊंगा। ये यूनिवैक कंप्यूटर है, डेवलप्ड इनटू 1951 में इसको डेवलप किया गया था। किसने बनाया था? ईकैट एंड म्यूचुअली कंप्यूटर के द्वारा इसको बनाया गया था। ये कंपनी का नाम था, JP एकैट नाम था इनका, जिन्होंने इनको बनाया था, JP एकैट। ठीक है। इसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, यानी कि ये मार्केट में
कमर्शियली अवेलेबल था, आप इसको खरीद सकते थे अपने काम के लिए। हालांकि उस टाइम पर कंप्यूटर आज की तरह से पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदे जाते थे, क्योंकि काफ़ी महंगी मशीनें होती थी और उनको केवल कमर्शियल पर्पज के लिए ही बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा ही खरीदा जाता था। ठीक है। यूज्ड मैग्नेटिक टेप का उपयोग होता था फॉर इनपुट एंड आउटपुट। यूज्ड बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट वर्क, केवल बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट वर्क के लिए ही उस टाइम पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। ये आपका जो है यूनिवैक कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का ही ये कंप्यूटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली जनरेशन का पहला कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक था, वो मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में किस फंक्शन कौन सा फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की संख्या बताता है? यानी कि आपने कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कौन बताता है? तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बताने का काम कौन करता है? लेन, कॉनकॉर्डिनेट, फाइंड और काउंट। तो देखो यहाँ पर जो है टेक्स्ट फंक्शन है और इसका आंसर बनेगा लेन। क्या आंसर है? लेन। लेन जो है कोई भी, जैसे आपने यहाँ पर लेन लगाया, लेन, और इसके अंदर सपोज मैंने नाम लिख दिया आकाश, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ जाएगा। मतलब टेक्स्ट स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की संख्या बता देता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। कॉनकॉर्डिनेट क्या काम करता है? ये भी एक टेक्स्ट कैटेगरी का ही फंक्शन होता है। ये दो अलग अलग स्ट्रिंग को मर्ज कर देता है और एक नई स्ट्रिंग बना देता है, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ करके तीसरी स्ट्रिंग बना देता है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पर ABHI एक ये है एक स्ट्रिंग, और एक SHEKH, इन दोनों को जोड़ करके वो एक बना देगा आपका कॉनकॉर्डिनेट। फाइंड क्या काम करता है? ये ढूंढने का काम करता है, सर्च करने का काम करता है, जैसे नाम से ही पता चला है। काउंट एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो कि काउंट करने का काम करता है, गिनने का काम करता है, संख्याओं को काउंट करता है। आपका जितने नंबर्स दिए गए हैं उनको काउंट करके आपको बता देता है, काउंट फंक्शन। तो ये सबके अपने अपने अलग अलग काम है। यहाँ पर आंसर लेन होने वाला है, तो मैंने बता ही दिया है। अगला 5वां क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर में डेटा को स्टाइल फॉर्मेट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो ओपन ऑफिस में किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है फॉर्मेट स्टाइल के लिए? F11, F6, F9 या F7? तो फॉर्मेट स्टाइल के लिए यहाँ पर जो है आपका F11 की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ओपन ऑफिस कैल्क की सारी फंक्शन कीज को यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलती नहीं है ये आपका। ओपन ऑफिस कैल्क के लिए जैसे F1 ओपन हेल्प के लिए होता है, F2 एडिट सिलेक्टेड सेल वैल्यू के लिए होता है, F3 ओपन इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के लिए होता है, F4 टोगल एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग के लिए होता है। यानी कि टोगल और रिलेटिव रेफरेंसिंग में अगर आपको टोगल करना है, मतलब एक आपका अगर बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है उससे एब्सोल्यूट में जाना है या एब्सोल्यूट से रिलेटिव में जाना है, उसके लिए है। ओपन नेविगेटर को ऑन करने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए F7, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को एक्सटेंडेड करने के लिए, रिकैलकुलेट फार्मूलाज को रिकैलकुलेट करने के लिए F9, F11 ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, देखो यही आ गया अभी आपका ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। F12 ओपन ग्रुपिंग या डेटा ग्रुपिंग को ओपन करता है। ये ओपन ऑफिस कैल्क के हैं, किसके हैं? आपके ओपन ऑफिस कैल्क के आते ही रहते हैं ये आपका, तो इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वेब पेज के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? HTML, मशीन लैंग्वेज, फॉर्टेन, कोबोल। तो देखो वेब पेज डिजाइनिंग के लिए HTML का उपयोग होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ये याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और HTML। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज तो प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग में आता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्टेन, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए उपयोग में आता है, फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कोबोल, कॉमन आपका जो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है आपका,
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में ये बहुतायत में यूज में आती थी आपकी प्रोग्रामिंग भाषाएं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यानी कि ईमेल, तो आंसर बनेगा ईमेल। ईमेल शब्द का उपयोग किया जाता है कोई भी मैसेज इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसमें वो कंपनीज आती हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाला व्यापार है। आजकल हम जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इनसे सामान खरीदते बेचते हैं, तो वो सबको एक शब्द के अंदर अगर रखा जाए तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है आपका। हमारा क्वेश्चन था कि मेल भेजने वगैरह के लिए कौन सा शब्द यूज में आता है, तो ईमेल आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDRW डिस्क में CDRW का क्या अर्थ होता है, यानी कि CDRW का मीनिंग क्या है आपका? तो देखो CD के कई सारे टाइप होते हैं। CD है एक आपका, CD रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। CDR होता है रिकॉर्डेबल CD। CDRW होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल CD। तो यहाँ पे ये वाला आपका आंसर बन जाएगा, पहला वाला रीराइटेबल CD आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, का मतलब एक फिजिकल या डिजिटल टेम्पलेट से है जो एक बैरियर की तरह काम करता है, जिससे इंक सिर्फ खास जगहों पर से होकर ही प्रिंटिंग सरफेस पर जा पाती है। इसको क्या कहा जाता है आपका? प्रिंटिंग के दौरान आपका इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक टेम्पलेट टाइप का होता है, तो इसका आंसर होगा आपका स्टेंसिल करके इसका आंसर आता है स्टेंसिल। स्टेंसिल क्या होता है, ये पहला वाला आंसर है। स्टेंसिल क्या होता है? स्टेंसिल एक पतली सी सीट होती है आपकी, वैक्स या फाइबर की सीट होती है, जिसमें अक्षर या छिद्र के आकार के छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। इन्हीं छेदों से स्याही कागज पर जाती है, यानी एक तरह का सीट होती है आपकी जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे रंगोली वगैरह बनाने के लिए एक सीट आती है जिसमें छेद होते हैं, उसके ऊपर अपन जब कलर डालते हैं तो वही कलर की या उसी डिजाइन की रंगोली बन करके आ जाती है, तो उसी को स्टेंसिल कहा जाता है आपका। प्रिंटिंग के अंदर इसको उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जगह ईमेल रिसीव या मैनेज की जाती है? ईमेल को कहाँ पर रखा जाता है, मैनेज कहाँ से किया जाता है? इनबॉक्स, टैश, स्पैम और सेंट मेल। तो देखो रिसीव करने के लिए तो इनबॉक्स का यूज होता है ना, जो भी मैसेज आया है उसको कहाँ पर रखा जाता है? इनबॉक्स में। तो हमारा आंसर इनबॉक्स है। टैश, जो मैसेज हमने डिलीट कर दिए हैं, डिलीटेड मैसेज, वो कहाँ पे जाते हैं? ट्रैश में जाते हैं। स्पैम, ऐसे मैसेज जिसको ईमेल का जो सर्वर है वो स्पैम काउंट करता है, नहीं फेक मेल काउंट करता है, वो स्पैम कहलाते हैं। सेंट मेल, जिनको हमने भेज दिया गया है, जिसको हमने जो मेल भेजी है वो सेंट मेल में जाते हैं आपके। ठीक है, तो इनबॉक्स इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का इस्तेमाल हाथ से लिखे या प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़कर एक डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे कि मेमोरी में स्टोर किया जा सके। मैंने इनमें से किसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़कर एक डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है? तो देखो टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना या ऑन पेपर ऑन सीट जो भी चीज है उसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है आपका? स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है आपका। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, जो बाहर से टेक्स्ट फॉर्मेटेड डेटा है, हार्ड कॉपी में जो डेटा है वो उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। जबकि प्रिंटर इसका जस्ट अपोजिट है, ये एक आउटपुट डिवाइस है आपका। आउटपुट डिवाइस है, ये क्या काम करता है? ये कंप्यूटर के अंदर जो इमेज है या जो टेक्स्ट है उसको हार्ड कॉपी में बदलता है। तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है और प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आपका आंसर बनेगा स्कैनर इसका। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टेक्स्ट
जैसे कंटेंट जानकारी या पसंदीदा कोर्स जीमेल मैसेज के आखिर में फुटर के तौर पर अपने आप जुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है जो ईमेल के अंदर जो है आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो सिग्नेचर, सब्जेक्ट, फॉर्मेटिंग ऑप्शन और अटैचमेंट। तो देखो सिग्नेचर तो आपका आंसर इसका सिग्नेचर ही होगा आपका, जो ऑटोमेटिकली ऐड होता है। सब्जेक्ट तो ऊपर आता है आपका, जो जहाँ पर हम मेल टाइप करते हैं उसके ऊपर वाले सेक्शन में सब्जेक्ट होता है, हम किस टॉपिक से रिलेटेड मैसेज लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट में आता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन तो अलग चीज़ है आपका, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। अटैचमेंट हम देते हैं तब होता है, हम किसी फाइल को मेल के साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट में जाता है आपका। ठीक है, आंसर होगा इसका सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। गूगल डॉक स्पेशल कैरेक्टर का एक बड़ा कलेक्शन देता है। गूगल डॉक में स्पेशल कैरेक्टर डालने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गूगल डॉक के अंदर आप किसका उपयोग करते हैं। तो इंसर्ट, टूल, एड ऑन, फॉर्मेट, आप किसकी सहायता से स्पेशल कैरेक्टर्स को गूगल डॉक में डाल सकते हैं। तो आंसर इसका होगा आपका इंसर्ट। इंसर्ट की सहायता से हम गूगल डॉक में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या कोई इमेज कुछ भी डाल सकते हैं। देखो बर्ड हो, बर्ड आपका एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है और डॉक आपकी एक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है। गूगल डॉक आपकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बाकी इनकी कमांड्स लगभग एक जैसी होती हैं। अगर आपको एमएस वर्ड में भी कुछ भी इंसर्ट करवाना है, कोई इमेज इंसर्ट करवानी है, कैरेक्टर इंसर्ट करवाना है, टेक्स्ट जोड़ना है, ग्राफिक्स जोड़नी है, तो आपको इंसर्ट टैब में ही जाना होगा। ऐसे ही डॉक के अंदर भी आपको इंसर्ट टैब में ही जाना होता है। ठीक है, आंसर है इसका इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक पॉपुलर इंटरनेट मैसेजिंग सर्विस है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल या दूसरी चीज़ों के विकल्प के तौर पर किया जाता है। यानी कि हम ऐसी एप्लीकेशन जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो देखो मुझे लगता है इसका आंसर आप में से सभी को ही पता ही होगा, व्हाट्सएप है आपका। ठीक है, ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप जिससे हम मैसेजिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, इमेज सेंड कर सकते हैं। मैप तो होता नहीं है, मैप से तो हम मैप ढूंढते हैं, आपका डॉक से डॉक्यूमेंट लिखने का काम करते हैं। एटलस जैसा कुछ है नहीं है, तो आपका व्हाट्सएप इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। उबंटू लाइनक्स में सॉफ्टवेयर खोजने और इंस्टॉल करने का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका क्या है। यानी कि आप एक नया सॉफ्टवेयर उबंटू लाइनक्स के लिए लेके आना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो किसके थ्रू करोगे। उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर के माध्यम से करेंगे या डेस्कटॉप के माध्यम से, गाइड के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। इसका आंसर बनने वाला है सॉफ्टवेयर सेंटर। उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर होता है आपका, जैसे गूगल का प्ले स्टोर होता है, ऑफिस का ऑफिस स्टोर होता है, ऐसे ही उबंटू लाइनक्स के लिए उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर होता है, जहां पर आप उबंटू के सॉफ्टवेयर ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। वाईफाई रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किस फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वाईफाई रेडियो ट्रांसमिशन में किस फ्रिक्वेंसी को उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी बतानी है वाईफाई के लिए कितना होता है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज टू 8 गीगाहर्ट्ज और 2 गीगाहर्ट्ज टू 7.3 गीगाहर्ट्ज और 3 गीगाहर्ट्ज टू 7 गीगाहर्ट्ज। तो आंसर इसका होने वाला है पहला वाला, फर्स्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज। ये वाईफाई के लिए फ्रिक्वेंसी रेंज है। 17 नंबर क्वेश्चन। किसी दोस्त से तुरंत रियल टाइम बातचीत करने के लिए कोई विकल्प इस्तेमाल करेगा, मतलब किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट या ब्लॉग। तो देखो यहाँ पर अगर आपको रियल टाइम बातचीत करना है तो रियल टाइम चैटिंग के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज किया जाता है। रियल टाइम चैटिंग यानी कि आपको तुरंत आपने मैसेज किया, वहाँ से रिप्लाई आ गया, फिर आपने किया, जैसे हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं। तो रियल टाइम चैटिंग के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज किया जाता है। अगर आप मेल भेजोगे तो मेल भेजना यानी कि एक तरह से लेटर भेजना, वो आवश्यक नहीं है कि सामने वाला भी ऑनलाइन हो। जब वो ऑनलाइन आएगा, अपने मेल बॉक्स में देखेगा, तब वहाँ से वो उसको रीड करके आंसर देगा। और ये आवश्यक नहीं कि वो हाल के हाल देगा, जब भी चाहे तब दे सकता है, या नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता। बट इंस्टेंट मैसेजिंग में दोनों का ऑनलाइन होना आवश्यक है। ठीक है,
तो इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, व्हाट्सएप इसका उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी मैसेज की असलियत को मार्क करने का सबसे आसान तरीका है उसके को कैलकुलेट करना। यानी कोई मैसेज रियल है या नहीं है तो किसको कैलकुलेट किया जाता है, चेकसम, पेरिटी, रिडंडेंसी या लेंथ। तो देखो चेकसम डिजिट को कैलकुलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मैसेज रियल है या नहीं है। आपका चेकसम इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर मेक स्टेट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ पेपर, यानी कि इंपैक्ट प्रिंटर पेपर से फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाता है, यानी कि दोनों के बीच में संपर्क बनता है इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर। इंपैक्ट प्रिंटर आर क्विकर एज कंपेयर टू नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो ये वाला तो गलत है आपका, क्योंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ज़्यादा तेज होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर स्लो होता है। इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी, ये भी गलत है, क्योंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर्स आर स्मूदर देन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये भी गलत है। तीनों गलत है, पहले वाला आंसर इसका सही है, फर्स्ट वाला इसका आंसर सही है। आंसर बनेगा इसका ए। ठीक है, यानी कि पेपर और प्रिंट हेड के बीच में संपर्क होता है आपका इंपैक्ट प्रिंट, तभी तो उसका नाम इंपैक्ट है। हम कागज पर दबाव बना करके प्रिंटिंग करते हैं तो इसीलिए उसको इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, आपका लैपटॉप स्क्रीन पर कोई इमेज दिखाए बिना चालू हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद यह अपने आप ही बंद हो जाता है, फिर बार बार चालू होता है, फिर बंद हो जाता है, ये क्या समस्या है, मतलब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉल्टी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। प्रिंटर प्रॉब्लम, तो प्रिंटर प्रॉब्लम का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ईथरनेट कार्ड प्रॉब्लम, तो ये भी नहीं है, ईथरनेट नेटवर्क या इंटरनेट से रिलेटेड होता है। और साउंड कार्ड प्रॉब्लम, ये आवाज़ से संबंधित होता है। आंसर बनेगा पावर सप्लाई, मतलब आपके कंप्यूटर की पावर सप्लाई कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है, इसलिए कंप्यूटर बार बार चालू बंद हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, इनमें से कौन सी मेमोरी टाइप मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर है और सीपीयू को डेटा एक्सेस करने का सबसे तेज तरीका उपलब्ध करवाती है। तो मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर क्या आता है आपका, रजिस्टर मेमोरी आती है। कौन सी मेमोरी आती है आपकी, रजिस्टर। देखो यहाँ पे जो बना हुआ है ना, ये एक तरह से हायरार्की ही है आपका। देखो सबसे स्लो हार्ड डिस्क है, फिर रोम, रैम और फिर कैश आपका रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट होती है और सीपीयू डायरेक्टली इससे डेटा को एक्सेस कर लेता है, कम से कम एक्सेस टाइम यहाँ पर लगता है रजिस्टर्ड मेमोरी। 22 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में टेबल पर रीसाइज आइकन टेबल के किस कोने में दिखाई देता है। यानी कि टेबल को जब आप MS वर्ड में टेबल बनाते हो तो रीसाइज आइकन कहाँ दिखाई देता है आपका, टेबल को बड़ा करने का आइकन कहाँ दिखाई देता है, लोअर राइट साइड में, लोअर लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट में, अपर राइट में। तो देखो लोअर राइट साइड इसका आंसर बनेगा। ये मैंने एक टेबल का इमेज भी ऐड कर दिया है इसमें। देखो ये आइकन है आपका रीसाइज का, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये वाला, ये टेबल को रीसाइज करने के लिए लोअर राइट साइड में आइकन दिखाई देता है। ये जो आइकन है आपका अपर लेफ्ट में, ये टेबल सिलेक्ट करने के लिए, आप अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका। ये काय का आइकन है सिलेक्ट का, और ये काय का है रीसाइज का। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में बैक स्पेस की दबाने से इंसर्शन पॉइंट के तक का कैरेक्टर तुरंत डिलीट हो जाता है। यानी कि आपने जैसे ही बैक स्पेस दबाया तो वहां तक का कैरेक्टर तुरंत डिलीट हो जाएगा बैक स्पेस से, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, बिलो का या एबव का। तो देखो बैक स्पेस दबाने से लेफ्ट कैरेक्टर डिलीट होता है और डिलीट की दबाने से राइट कैरेक्टर डिलीट होता है। तो आंसर बनेगा इसका लेफ्ट। और राइट कैरेक्टर किससे डिलीट होता है आपका, डिलीट की दबाने से। ठीक है, ये बैक स्पेस से होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। 24 नंबर का क्वेश्चन,
किस ई गवर्नेंस मॉडल में आईसीटी और कंजर्वेटिव मीडिया के इस्तेमाल से जानकारी को बड़े पब्लिक डोमेन तक पहुंचाया जाता है? यानी कि ई गवर्नेंस के किस मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल का। किसका उपयोग किया जाता है? आपका ब्रॉडकास्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसी जानकारी को पहुंचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग का। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ही होता है प्रसारण करना। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रसारण। और जो प्रसारण किया जाता है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ किया जाता है, तो ब्रॉडकास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस कोऑपरेटिव एनालिसिस मॉडल का उदाहरण है? ये ई गवर्नेंस से आपके क्वेश्चन बने हैं। डैशबोर्ड डिस्प्लेइंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट वेबसाइट दैट पब्लिश नोटिस, ऑनलाइन पोटेंशियल प्लेटफॉर्म। अब इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस कंपैरेटिव एनालिसिस को करने के लिए एक मॉडल होता है आपका? ई गवर्नेंस कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब होता है दो अलग अलग तरह की रिपोर्ट के बीच में एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए आपका डैशबोर्ड डिस्प्लेइंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसका उपयोग किया जाता है। ये वाला आपका उपयोग में आता है, पहला वाला। ठीक है, डेस्कटॉप डिजाइनिंग होती है आपकी, डैशबोर्ड बनते हैं और उसमें हम परफॉर्मेंस को, कंपनी के अलग अलग लेवल को आपस में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दो बिजनेसेस पार्टनर जैसे तैयार माल का मैन्युफैक्चरर, कच्चे माल का सप्लायर के बीच में परचेज ऑर्डर और इनवॉइस जैसे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट का सीधा कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज क्या कहलाता है? आप जैसे मैं एक सप्लायर हूँ और एक कंपनी मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से हम दोनों के बीच में जो डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज चल रहा है उसको क्या कहा जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI। यानी कि इलेक्ट्रिकली तरीके से डेटा या डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के बीच में शेयर करना इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहलाता है। डिजिटल वॉलेट अलग चीज़ है, कैश वगैरह रखना आपका वो रहता है। स्मार्ट कार्ड भी वही रहता है आपका, कैश रखने का या कार्ड होना आपका, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दो तरह के रहते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पे ऑप्शन बनेगा EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। 26 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा MS वर्ड 2019 में वैलिड फॉन्ट स्टाइल नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल चार होती हैं आपकी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर। यहाँ पे देखो, स्मॉल कैप, बोल्ड, इटैलिक, नॉन रेगुलर कोई नहीं होती है आपकी, नॉन रेगुलर स्टाइल कोई नहीं होती है। ठीक है, यही वाला इसका आंसर बनेगा। नहीं पूछा गया है तो यही है आपका। रेगुलर होता तो आपका सही होता है, ये रेगुलर तो होती है, नॉन रेगुलर कोई भी नहीं होती है। 28, विंडो 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जितने भी एप्लीकेशन ओपन है उनके बीच में अगर आपको स्विचिंग करनी है तो किस की का उपयोग करेंगे? तो Alt+Tab का यूज होता है। ये तो बहुत, जैसे मैं अभी Alt+Tab दबा दूं यहाँ पर तो देखो इतने एप्लीकेशंस मेरे ओपन है, इनके बीच जो स्विचिंग चल रही है वो किससे होती है? आपकी Alt+Tab से होती है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया मैंने। और देखो 29 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट स्पार्टन ब्राउजर को के पहले टेक्निकल बिल्ड में शामिल किया गया था जिसे 2015 की शुरुआत में रिलीज किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट स्पार्टन ब्राउजर कब यूज में आया था? किसके साथ सबसे पहले उपयोग में आया था स्पार्टन ब्राउजर आपका? तो ये आया था आपका विंडो 10 के साथ में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्पार्टन ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउजर था। यह इसका कोड नेम था जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से मार्केट में लॉन्च किया गया था। इसका वास्तविक नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज, और इसका कोड नेम था माइक्रोसॉफ्ट स्पार्टन ब्राउजर। विंडो 10 के साथ में ये सबसे पहले आया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, .cpp एक्सटेंशन वाली फाइल इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा से जुड़ी हुई होती है? तो CPP आपका जो है यहाँ पर C++ की फाइल होती है CPP,
डॉट सी लगाओ तो सी की होती है आपकी, ठीक है। तो ये आपका C++ की फाइल है। तो ये आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो हमने आज देखे। अब हम जो है इसमें अगला एक मैं नई टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा जिसमें मैं अगले 30 क्वेश्चन बताऊँगा। ये जो मैंने 30 क्वेश्चन बताए हैं इनको मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, आप अच्छे से इनको समझें। जहाँ मैंने इमेजेस, ग्राफ या टेबल इंसर्ट की हुई हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वो मैंने आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ी हुई है। आपको कुछ नया इसमें चाहिए तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और सभी लोग जो है जो भी वीडियो आप या क्वेश्चन है उसके लिए कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे थोड़ा सा क्या है कि लगता है कि आप लोग देख रहे हैं। कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।